बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम फैमिली विज़िट वीज़ा के बारे में ऐसे नुकात आपको बताएंगे कि आपको यकीनन उनमें से अक्सर चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा। मसलन फ़ैमिली विज़िट वीज़ा सऊदी अरेबिया में कब बंद हो जाता है, फैमिली विज़िट वीज़ा वालों को ट्रैवलिंग की इजाज़त कब नहीं होती, फैमिली विज़िट वीज़ा इशू होने के बाद कितने दिन के अंदर स्टैंपिंग ज़रूरी है, फैमिली विज़िट वीज़ा स्टैंपिंग के बाद आप अपने मुल्क में कितनी देर स्टे कर सकते हैं, फैमिली विज़िट वीज़ा की इंश्योरेंस आपकी किस काम आती है, क्या सऊदी अरेबिया में रहते हुए उसी इंश्योरेंस पर इलाज करवाना मुमकिन है, अगर मुमकिन नहीं है तो फिर उसका मुतबादिल तरीका क्या है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में डिस्कस होंगी। तो सबसे पहले आगाज़ करेंगे कि फ़ैमिली विज़िट वीज़ा के बारे में, क्योंकि हज का सीज़न चल रहा है और इस दौरान अक्सर लोग पूछते हैं कि हज के दौरान वीज़ा ये बंद हो जाता है, स्टैंपिंग नहीं होती या सऊदी अरेबिया की तरफ से इशू होना बंद हो जाते हैं। तो हज हो, रमज़ान हो, साल का कोई भी हिस्सा हो, फैमिली विज़िट वीज़ा एक वाहिद वीज़ा है जो पूरा साल सऊदी अरेबिया की तरफ से इशू होता रहता है, कभी बंद नहीं होता। सऊदी अरेबिया से इशू होता है और आपके मुल्क के अंदर वो स्टैंप भी होता है। हाँ, ये चीज़ें हैं कि रमज़ान में क्योंकि उम्रा का रश होता है, हज के अयाम में हज वालों का रश होता है, तो जो स्टैंपिंग है या इशू होने का जो दौरानिया है उसमें फ़र्क पड़ जाता है। नॉर्मली रूटीन में अगर वीज़ा इशू हो रहा है एक दिन में तो यहाँ पे चला जाता है 2-3 दिन पे, बस ये मसाइल होते हैं। अदरवाइज़ ये वीज़ा पूरा साल बंद नहीं होता। बाकी वीज़े सारे के सारे तकरीबन वर्क वीज़ा भी है उसमें भी तकरीबन ब्रेक लग जाती है, लेकिन ये वीज़ा चलता ही चलता रहता है, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। पहली चीज़ क्लियर होगी। दूसरे इसमें ये भी बता दूँ आपको कि हज के दौरान जो पाबंदी लगती है वो सिर्फ 5 एयरपोर्ट्स पे पाबंदी लगती है। फ़िलहाल वो भी पाबंदी नहीं लगी, हो सकता है आने वाले चंद दिनों में पाबंदी लग जाए कि हज के दिनों में 5 एयरपोर्ट्स से जो विज़िट वाले हैं उस पर ट्रैवल नहीं कर सकते, जिस तरह जद्दा, ताइफ, मदीना, यम्बो, ये वाले जो एयरपोर्ट्स हैं तो इन पे सफ़र नहीं कर सकते। लेकिन वो भी उम्मीद मुझे है कि इस बार पाबंदी शायद ये ना लगे इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, जब आपका वीज़ा सऊदी अरेबिया से इशू हो चुका है तो कितने टाइम के अंदर स्टैंप करवाना ज़रूरी है। 90 दिन के अंदर अंदर आपको ये वीज़ा स्टैंप करवाना अपने मुल्क से ज़रूरी होता है। अगर 90 दिन में आप ये वीज़ा स्टैंप नहीं करवाते तो ऐसी सूरत में आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। अब यहाँ पे एक और भी बहुत बड़ा इशू है। अक्सर लोग वीज़ा अपना इशू करवा लेते हैं सऊदी अरेबिया से, इशू होने के बाद पता चलता है कि यार इसमें तो पासपोर्ट नंबर गलत आ गया, इसमें तो नाम की मिस्टेक आ गई, स्पेलिंग की मिस्टेक आ गई या कोई भी ऐसा मसला बना, तो फैमिली विज़िट वीज़ा को क्या करें, पहले वाला जो इशू हो चुका है उसका क्या करें। तो जो वीज़ा आपको सऊदी अरेबिया से इशू हो चुका है वो किसी भी किस्म का वीज़ा है, वो विज़िट वीज़ा है, वो वर्क वीज़ा है, वो कोई भी वीज़ा है, जब सऊदी अरेबिया से इशू हुआ है आपके मुल्क से अभी तक स्टैंप नहीं हुआ तो आप उसको छोड़ दें, एक साइड पे रख दें, नया वीज़ा इशू करवाएं, नया वीज़ा स्टैंप करवा लें। आप चाहें तो 5 बार भी आप नया वीज़ा इशू करवा सकते हैं। वीज़ा इशू करवाने में कोई हर्ज नहीं होती, जितने मर्ज़ी वीज़े आप इशू करवा लें। इसी तरह जो लोग अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, एक तलब बनाते हैं, रिक्वेस्ट बनाते हैं, तो अगर आपको लगा कि इसमें मिस्टेक हो गई है उसको छोड़ दें, नई रिक्वेस्ट बना लें, जितनी मर्ज़ी रिक्वेस्ट बना लें, उसमें कोई पाबंदी नहीं होती। उसके बाद आ जाते हैं कि वीज़ा आपका 90 दिन के अंदर स्टैंप करवाना तो ज़रूरी है। 90 दिन के बाद जब वीज़ा आपका एक दफ़ा स्टैंप हो गया, अब 2 किस्म के वीज़े होते हैं, एक होता है सिंगल एंट्री, एक होता है मल्टीपल एंट्री। जो सिंगल एंट्री वीज़ा आपका है वो 90 दिन के अंदर अंदर स्टैंपिंग के बाद ट्रैवल करना ज़रूरी है सिंगल एंट्री पे। जो 1 साल का मल्टीपल एंट्री है, आपके पास स्टैंपिंग के बाद जिस दिन आपका वीज़ा ऑनलाइन शो हो गया, स्टैंप हो गया, तो आपके पास पूरा 1 साल होता है। 1 साल में जब मर्ज़ी आप सऊदी अरेबिया के ट्रैवल करें, कोई पाबंदी नहीं होती। उसमें सिर्फ नुकसान ये होता है कि जब आपका वीज़ा स्टैंप हो जाता है आपके मुल्क से, तो आपका जो 365 दिन का यानी 1 साल का जो टाइम होता है वो उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी ने वीज़ा आज स्टैंप करवाया, ट्रैवल उसने 6 महीने बाद करना है, तो इसका मतलब है कि वो 6 महीने अपने मुल्क में रहा, तो जो 6 महीने दरमियान में गुजर गए हैं वो उसके एक किस्म के ज़ाया हो गए, यानी सऊदी अरेबिया में उसको मज़ीद 6 महीने मिलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं इंश्योरेंस पे।
इंश्योरेंस का, क्योंकि अक्सर इंश्योरेंस का पेपर आपको आपके मुल्क से नहीं मिलता, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान से इंश्योरेंस का पेपर अक्सर वो नहीं देते। आपको पासपोर्ट दे दिया जाता है, वीज़ा वाला पेज दे दिया जाता है, या आपको साथ में जो आपकी टिकट होती है। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे मैं अहम आपको बताता चलूँ कि ये मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। ये वाला जो पेज है, जब आप एयरपोर्ट पे जा रहे होते हैं, ये वाला पेज अपने पास रखिएगा। इस पेज के बगैर आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा, इवन कि आपका वीज़ा ऑनलाइन शो भी हो गया है। अभी ताशीर ऑफिस वाले अक्सर क्या करते हैं कि वो आपका पासपोर्ट आपके घर पे वापस भेज देते हैं, साथ में एक पेज भेज देते हैं, उस पर QR कोड लगे होते हैं कि इसको स्कैन करें, अपनी कॉपी निकालें, लेकिन हर बंदे को उसके बारे में पता नहीं होता, तो वो समझते हैं कि यार ये हमारा वीज़ा है। एयरपोर्ट से कई फैमिलीज़ वापस जा चुकी हैं सिर्फ ये वाला पेपर ना होने की वजह से, और ये पेपर आपका निकलता है ऑनलाइन, आप ख़ुद निकाल सकते हैं। पिछले दिनों भी तकरीबन कोई 1 हफ़्ता या 10 दिन पहले एक फ़ैमिली इसी तरह एयरपोर्ट पे फंसी हुई थी, और बाय चांस मुझसे रब्ता हुआ, उन्होंने कहा जी हमारा ये मसला बन गया है, तो वो कहते हैं ये पेज लेके आओ, तो ये कहाँ से लाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम कि उनका पेपर उसी वक्त मैंने निकाल के उनको सेंड किया, और उनकी टिकट जो है वो बच गई। आगे चलते हैं, वो इंश्योरेंस आपके किस काम आती है। पहली तो बात है कि वो आपके इंश्योरेंस का पेपर अगर आपके पास नहीं है तो इसमें कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं है। फ़िलहाल सफ़र करने के लिए 2024 मई का आखिर अब की बात कर रहा हूँ कि सफ़र करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपका पासपोर्ट, आपका जो वीज़ा वाला पेज है, और साथ में आपकी टिकट। इसके अलावा किसी किस्म की कोई ट्रैवलिंग रिक्वायरमेंट नहीं है। कोरोना वैक्सीन होगी, पोलियो कार्ड हो गए, या कोई और पेपर कुछ भी नहीं है। तो ये 3 चीज़ें। अब जो इंश्योरेंस वाला पेपर है, क्योंकि अक्सर लोगों को मिलता नहीं है, लोग परेशान होते हैं, एयरपोर्ट पे इंश्योरेंस पूछेंगे तो इंश्योरेंस नहीं पूछते, और ना ही इंश्योरेंस की ज़रूरत है। फिर भी अगर आपको इंश्योरेंस के पेपर की अगर ज़रूरत ही है तो आप गूगल में जाएँ, cchi.gov.sa वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे जाके विज़िटर का ऑप्शन रहता है, उसको सेलेक्ट करें, पासपोर्ट नंबर दें, अपना इंश्योरेंस का पेपर वहाँ से निकाल लें। बिल्कुल सिंपल तरीका है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। सवाल ये है कि ये इंश्योरेंस काम के साथ ही है। ये जो इंश्योरेंस है ये आपकी ट्रैवलिंग इंश्योरेंस है। अल्लाह ना करे ट्रैवलिंग के दौरान, चाहे आप सऊदी अरेबिया में आपकी फैमिली है, चाहे सऊदी अरेबिया आने जाने की ट्रैवलिंग है, उस दौरान अल्लाह ना करे किसी किस्म का कोई हादसा होता है, तो उसमें ये वाली ट्रैवलिंग आपको फ़ायदा ज़रूर देती है। लेकिन वो भी आसान नहीं होता किसी किस्म का फ़ायदा हुकूमतों से लेने का, और ये इदारे होते हैं वो इजीली चीज़ें देते नहीं है, लेकिन ये है कि इसका बुनियादी मकसद ये होता है। अब इसमें इंश्योरेंस में सऊदी अरेबिया में रह के आप इलाज कैसे करवा सकते हैं। नॉर्मली इसमें किसी किस्म का कोई इलाज आपको नहीं दिया जाता। जिस तरह किसी को ज़ुकाम है, बुखार है, जोड़ों का दर्द है, किसी का पेट का मसला है, तो ये कोई भी इलाज, ये वाली इंश्योरेंस आपको किसी भी हॉस्पिटल में अलाउ नहीं है। अब अगर अल्लाह ना करे किसी की कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, जिस तरह एक डिलीवरी है, एक डिलीवरी केस है, उसमें अगर किसी का ऑपरेशन होता है, तो ऐसी सूरत में आपको ये इंश्योरेंस पे करती है, लेकिन आसानी से नहीं। मैंने पहले भी कहा है ना कि कहीं से भी पैसा निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आपको मिल जाएगा फ़ायदा उसका, लेकिन उसके पीछे भाग दौड़ आपको करना पड़ेगी। जिस हॉस्पिटल में आप होंगे वहाँ से उनसे कंप्लीट डॉक्यूमेंट लेके फिर आगे का जो प्रोसेस है वो लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लेकिन आप अगर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसकी पेमेंट मिल जाएगी। अब सवाल ये आता है कि सऊदी अरेबिया में रहते हुए अब इलाज कैसे करवाएं। मसाइल तो रोज़ाना होते हैं हर किसी को। तो इलाज के लिए जो सबसे आसान तरीका है और सिंपल तरीका है, और जिसमें कोई झंझट भी नहीं है, वो सबसे आसान ये है कि आप रूटीन में एक डॉक्टर के पास जाते होंगे, किसी एक हॉस्पिटल में जाते होंगे, वहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, कोई भी हम ज़ुबान, या इवन के सऊदी डॉक्टर वगैरह या मसरी, वो भी आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, और मैं ये कर चुका हूँ चीज़ें प्रैक्टिकली। तो आप क्या करें कि आप जाके हॉस्पिटल में अपने नाम की स्लिप बनवाएं, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को बताएं, रिक्वेस्ट करें कि मसला ये है कि ये मेरी वाइफ है और इनका ये मसला है, या ये मेरा बच्चा है इसका ये मसला है, और ये है विज़िट वीज़े पे, और क्योंकि इंश्योरेंस इनके पास है नहीं, तो इसको बुखार है, या इसको है पेट का मसला है, या जिस्म दर्द है, या एलर्जी है, कुछ भी है,
तो वो आपकी बात बिल्कुल सुनते हैं और आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। आपकी इंश्योरेंस पे वो आपको सारी मेडिसिन वगैरह जो डिस्काउंटेड रेट पे मिलती है वो वाली आपको वो दे देते हैं और मिल जाती हैं और इजीली मिल जाती हैं। पहला तरीका तो इसका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप सऊदी अरेबिया के अंदर जहाँ भी रह रहे हैं, आप अपने एरिया में चेक करें मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को। हॉस्पिटल अपने तौर पे आपको एक अलहदा से इंश्योरेंस देते हैं। एक इंश्योरेंस होती है, इंश्योरेंस कंपनियां देती हैं। जिस तरह हम बात कर लें तावनिया की, जिस तरह हम बात कर लें किसी की तकाफुल अल राजी की, बहुत सारी इंश्योरेंस हैं। तो इसी तरह हॉस्पिटल की अपनी एक इंश्योरेंस होती है, हॉस्पिटल वाले अपना एक कार्ड देते हैं। अब उस कार्ड पे जो आपका इलाज होता है ना वो लिमिटेड होता है। लिमिटेड कैसे होता है? मसलन आपको एक कार्ड दिया गया है, अगर वो आपको मिल गया 400 रियाल में, तो उसमें आपको 8 विज़िट अलाउ हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, हर इंश्योरेंस में फ़र्क है। आप 200 रियाल वाली लेंगे तो उसमें फ़र्क होगा, आप 800 वाली में लेंगे उसमें फ़र्क होगा, आप 1000 वाली लेंगे उसमें फ़र्क होगा। तो उसमें लिमिटेड जो आपके विज़िट होते हैं वो होते हैं कि आप इतनी विज़िट इसमें कर सकते हैं साल में। 6 बार आप डॉक्टर को विज़िट कर सकते हैं, 8 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं। वो इंश्योरेंस उस पर डिपेंड करता है। तो ये एक इंश्योरेंस की बात मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद जो अक्सर विज़िट वीज़ा वालों को जो एक मसला आता है कि वो एक्सटेंशन के हवाले से कि एक्सटेंड वीज़ा कैसे करें, ऑनलाइन वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा, एरर आ रहा है, या सेकंड थर्ड फोर्थ जो है वो एक्सटेंशन है उसमें मसाइल आ रही है। तो उसमें सबसे पहला और आसान तरीका तो ये है कि ऑनलाइन आप उसकी एक्सटेंशन जिस तरह नॉर्मल तरीके से करते हैं वो करें। नहीं होती तो आप तवासल के ज़रिए रिक्वेस्ट सेंड करें, वहाँ से आपका काम हो जाता है। उसके बाद भी अगर मसला आपका हल नहीं हो रहा तो आपके पास एजेंट्स का तरीका है कि आप एजेंट्स के थ्रू अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा लें। वो भी नहीं हो रहा, आपके पास आपका मसला नहीं हल हो रहा, आप एग्जिट री एंट्री कर लें किसी भी जॉर्डन या बहरीन से। हाँ, बहुत अहम चीज़ है कि अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि भाई मैं तो यमन के करीब हूँ तो क्या मैं यमन जा सकता हूँ? नहीं, पाकिस्तानी नेशनलिटी को कम अज़ कम अलाउ नहीं है यमन में एंट्री। 2 ही कंट्रीज़ हैं जिनमें आपको इजीली अलाउ है। ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है विज़िट वीज़ा वालों को, विज़िट वीज़ा वालों को ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है बहरीन में या जॉर्डन में। 2 ही चीज़ें, 50-55 रियाल में आपको ये वीज़ा मिलता है फैमिली का, एक बंदे का। अगर आप इकामा होल्डर हैं और आप भी साथ अपनी फैमिली के साथ जाना चाह रहे हैं कि आपने भी एग्जिट री एंट्री करना है, तो आपको पहले अपनी कंपनी से छुट्टी लगाना पड़ेगी, अदरवाइज़ आप नहीं जा पाएंगे। उसका आसान तरीका ये होता है कि आप बॉर्डर पे चले जाएं, वहाँ पे आपको टैक्सी वगैरह मिल जाती है इजीली और कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं होती। लोग थोड़ा सा घबराते भी हैं कि अब दूसरा बंदा है टैक्सी वालों से, कैसे मैं फैमिली को उधर से भेज दूं, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी होती है, उनके पास बाकायदा रजिस्ट्रेशन होती है, उनका डाटा रिकॉर्ड हर चीज़ क्लियर होता है। तो आप इजीली अपनी फैमिली को बेफिक्र होकर वहाँ से भेज सकते हैं और आपको मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के लोग वहाँ पे मिल जाते हैं। पाकिस्तानी, आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए हो, मैं आपको पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी का किसी का नंबर सेंड कर दूंगा। आप खुद उनके साथ बात करके बारगेनिंग कर लें। 200, 250, 300 रियाल का रेट चलता है, वो आपको एग्जिट री एंट्री करवा देते हैं। यहाँ तक बात होगी आपकी क्लियर कि आपने एग्जिट री एंट्री कैसे करना है, एक्सटेंड कैसे करवाना है। उसके बाद एक और अहम पॉइंट है कि वीज़ा आपका एक्सपायर हो गया। एक्सपायर यानी मीन कि आपका 1 साल सऊदी अरेबिया में पूरा हो गया फैमिली का, तो अगले 3 महीने भी आपको मिल जाते हैं। उसके भी 2 तरीके। जिस दिन आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, आपने फॉलो करना है अपने पासपोर्ट को, अपने पासपोर्ट को फॉलो करना है। पासपोर्ट पे वीज़ा किस डेट को एक्सपायर हो रहा है, अबशर को फॉलो नहीं करना इस वक्त, जो जिस पॉइंट की मैं अभी बात करने जा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है कि पासपोर्ट पे देखना है कि आपका 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन वीज़ा बाकी है और आपको पता है 10, 12 दिन, 15 दिन बाद आपका 1 साल पूरा हो रहा है। तो 10, 12, 15 दिन पहले आप या तो एग्जिट री एंट्री कर लें या फिर आप किसी एजेंट के थ्रू अपना वीज़ा अगले 3 महीने के लिए एक्सटेंड करवा लें। यानी सऊदी अरेबिया में आपका 15 महीने का स्टे हो जाएगा। और जब 15 महीने एक्सपायर होने जा रहा है, 15 महीने पूरे होने जा रहा है, तो फिर आप एग्जिट री एंट्री नहीं कर सकते। क्यों? कि आपके पासपोर्ट पे वीज़ा तब तक एक्सपायर हो चुका होगा। तो एजेंट के थ्रू आप एक दफ़ा फिर उस वीज़ा को एक्सटेंड करवा सकते हैं, यानी उसे आप 18 महीने तक ले जा सकते हैं। तो ये कुछ अहम मालूमात थी फैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई। लेकिन अगर इससे मुतल्लिक़ कोई भी ऐसा सवाल जो अक्सर वीडियोस में मैं आपको चीज़ें डिस्कस नहीं करता या आपको पता नहीं है,
तो आप कमेंट में लिखिएगा, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई करूँ, या कोई ज़्यादा अहम बात हुई तो उस पर हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे। तो इस लाइक के साथ इख्तिताम करते हैं वीडियो का। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।